अफ्रीका की खतरनाक हीरा खदानों में मजदूरों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं थी। वहां इंसान घास की तरह कुचले जाते थे, लेकिन एक छोटे से हीरे की कीमत करोड़ों में होती थी। उसी खदान में काम कर रहा एक काला आदमी अचानक मिट्टी के अंदर कुछ चमकता हुआ देखता है। वो धीरे धीरे मिट्टी हटाता है और अगले ही पल उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। उसके सामने एक बेहद बड़ा गुलाबी हीरा पड़ा था, इतना बड़ा हीरा कि उसकी कीमत किसी की भी जिंदगी बदल सकती थी। हीरे को देखते ही उसके शरीर में डर दौड़ जाता है। उसके माथे पर ठंडा पसीना आने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर किसी और की नजर इस पर पड़ गई तो शायद वो जिंदा नहीं बचेगा। वो धीरे धीरे गर्दन घुमाकर चारों तरफ देखने लगता है। आसपास हथियारबंद लोग और सुपरवाइजर हर मजदूर पर नजर रखे हुए थे। तभी अचानक पास में पानी के छींटे पड़ते हैं और वहां हलचल मच जाती है। कुछ लोग शोर की तरफ भागते हैं। बस यही मौका था। वो आदमी तुरंत नीचे झुकता है, उस गुलाबी हीरे को तेजी से उठाकर अपनी मुट्ठी में दबा लेता है। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था मानो अभी बाहर निकल आएगा। फिर वो जल्दी से मुखिया के पास जाकर घबराई आवाज में कहता है, कापू, मुझे टॉयलेट जाना है, अभी तुरंत। मुखिया बिना ज्यादा ध्यान दिए उसे जाने देता है। वो आदमी तेजी से वहां से निकलता है और एक सुनसान जगह की तरफ बढ़ने लगता है ताकि हीरे को कहीं छिपा सके। लेकिन तभी अचानक पीछे से एक सुपरवाइजर उसकी राह रोक लेता है। सोलोमन समझ जाता है कि शायद उसे शक हो चुका है। वो डरते हुए हीरे को निकालकर छिपाने ही वाला था कि तभी पीछे से किसी ने उस पर बंदूक तान दी। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। मजबूरी में उसे वो हीरा दूसरे आदमी को देना पड़ता है। उस पल सोलोमन के चेहरे पर पूरी निराशा छा जाती है। उसे लगता है कि उसकी किस्मत उसके हाथ से निकल चुकी है। लेकिन तभी अचानक पूरा इलाका गोलियों की आवाज से गूंज उठता है। सरकारी सैनिकों ने विद्रोहियों पर हमला कर दिया था। चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। तभी एक जोरदार बम धमाका होता है और धमाके की ताकत से दोनों आदमी जमीन पर जा गिरते हैं। सोलोमन को ज्यादा चोट नहीं लगती। वो तुरंत मौका देखकर वहां से भागने लगता है। भागते भागते उसे वही गुलाबी हीरा फिर मिल जाता है। बिना समय गवाए वो एक खाली जगह पर जमीन खोदता है और जल्दी से हीरे को मिट्टी में गाड़ देता है। लेकिन किस्मत उसका पीछा नहीं छोड़ती। हीरा छिपाने के कुछ ही देर बाद सरकारी सैनिक उसे पकड़ लेते हैं और जेल में डाल देते हैं। जेल के अंदर सोलोमन की नजर अचानक उसी सुपरवाइजर पर पड़ती है जो खदान में था। वो अभी भी जिंदा था। जैसे ही उसकी नजर सोलोमन पर पड़ती है, वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है, इसके पास बहुत बड़ा गुलाबी हीरा है, करोड़ों का हीरा। जो भी इसे ढूंढ कर लाएगा उसे $1,00,000 इनाम मिलेगा। ये सुनते ही जेल के हर आदमी की नजर सोलोमन पर टिक जाती है। लेकिन सोलोमन गुस्से से चीख पड़ता है, तुम पागल हो क्या? मेरे पास कोई हीरा नहीं है। क्या तुम्हें कहीं दिखाई दे रहा है? तुम लोग इंसान नहीं, शैतान हो। बिना पलक झपकाए लोगों को मार देते हो। तुम लोगों ने मेरा परिवार छीन लिया, मेरा घर बर्बाद कर दिया और अब मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। सोलोमन इतनी सच्चाई और दर्द के साथ ये सब कहता है कि वहां मौजूद ज्यादातर लोग उसकी बातों पर यकीन कर लेते हैं। लेकिन उसी जेल में मौजूद ली नाम का एक आदमी उसे लगातार ध्यान से देख रहा था और उसे सोलोमन की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। कुछ समय बाद लिटिल ली जमानत पर जेल से बाहर आ जाता है। लेकिन जेल से निकलने के बाद भी उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज घूम रही थी, वो अनमोल गुलाबी हीरा। उसे पूरा यकीन था कि सोलोमन ने हीरा कहीं छिपा कर रखा है। यही वजह थी कि उसने अपने जान पहचान वाले लोगों की मदद से सोलोमन को भी जेल से बाहर निकलवा लिया। इतना ही नहीं, उसने उसके रहने और खाने तक का इंतजाम किया ताकि सोलोमन उस पर भरोसा करने लगे। लेकिन सोलोमन की हालत अलग थी। उसके लिए उस वक्त हीरे की कोई कीमत नहीं थी। उसके दिमाग में सिर्फ अपने परिवार की चिंता चल रही थी। उसे बस अपनी पत्नी, बेटे और बेटी को ढूंढना था। जेल से निकलते ही वो सीधे शरणार्थी कैंप पहुंचता है। वहां हजारों लोग अपने बिछड़े परिवारों को ढूंढ रहे थे। जगह जगह लापता लोगों की लंबी सूचियां लगी हुई थीं। सोलोमन कांपते हाथों से उन सूचियों में अपनी पत्नी और बेटी का नाम तलाशने लगता है। वो एक एक नाम ध्यान से पढ़ता है, लेकिन काफी देर ढूंढने के बाद भी उसे उनका नाम नहीं मिलता। ये देखकर उसका दिल बैठ जाता है। उसके चेहरे पर डर और निराशा साफ दिखाई देने लगती है। तभी अचानक पूरे कैंप में चीख पुकार मच जाती है। विद्रोही रेबल्स ने उस इलाके पर हमला कर दिया था। चारों तरफ गोलियां चलने लगती हैं। लोग जान बचाने के लिए भागने लगते हैं और कई लोगों को वहीं मार दिया जाता है। ये सब देखकर सोलोमन पूरी तरह टूट जाता है। उसे लगने लगता है कि शायद उसका परिवार अब इस दुनिया में नहीं बचा। तभी अचानक वहां लिटिल ली पहुंच जाता है। लेकिन सोलोमन बेवकूफ नहीं था। वो अच्छी तरह समझ चुका था कि ली और उसके लोग सिर्फ उस हीरे की वजह से उसके पीछे पड़े हैं, इसलिए वो उस पर जरा भी भरोसा नहीं करता। उधर विद्रोही धीरे धीरे कैंप के अंदर घुसते जा रहे थे। हालात हर सेकंड खतरनाक होते जा रहे थे। इसी अफरा तफरी के बीच लिटिल ली सोलोमन से कहता है, अभी बहस करने का समय नहीं है। अगर जिंदा रहना है तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा परिवार ढूंढने में मदद करूंगा। सोलोमन के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मजबूरी में उसे ली की बात माननी पड़ती है। सोलोमन बचपन से एक योद्धा परिवार में पला बढ़ा था। उसे मुश्किल हालात में जिंदा रहना और लड़ना आता था। यही वजह थी कि चारों तरफ हो रही गोलीबारी के बीच भी वो तेजी से रास्ता निकाल लेता है और दोनों वहां से बच निकलते हैं। इसके बाद दोनों लंबे रेगिस्तानी रास्तों को पार करते हुए आगे बढ़ते हैं। सफर बेहद खतरनाक था। हर जगह युद्ध, लाशें और तबाही फैली हुई थी। कुछ समय बाद उन्हें सरकारी सैनिक पकड़ लेते हैं। लिटिल ली उनसे मदद मांगता है और कहता है कि उसे सोलोमन के गांव तक पहुंचना है, लेकिन सैनिक साफ मना कर देते हैं क्योंकि वो इलाका पूरी तरह विद्रोहियों के कब्जे में था।
तभी वहां उनकी मुलाकात एक महिला पत्रकार से होती है जिसे लिटिल ली पहले से जानता था। ली तुरंत उसके सामने ब्लड डायमंड की पूरी कहानी रखना शुरू कर देता है। वो बताता है कि कैसे इन हीरो के लिए हजारों बेगुनाह लोगों का खून बहाया जा रहा है। वह कहता है कि वह इस सच्चाई को पूरी दुनिया के सामने लाना चाहता है। उसकी बातें सुनकर महिला पत्रकार को उस पर भरोसा हो जाता है। फिर वह अपने मीडिया विमान की मदद से सोलोमन और ली को किमिया नाम की जगह पर ले जाती है। जब वे वहां पहुंचते हैं तो सामने का नजारा देखकर हैरान रह जाते हैं। चारों तरफ दूर दूर तक बड़े बड़े टेंट लगे हुए थे। हजारों लोग खुले मैदानों में रह रहे थे। ये एक विशाल शरणार्थी कैंप था जहां 10,000 से ज्यादा लोग रह रहे थे। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि यह अफ्रीका का सिर्फ दूसरा सबसे बड़ा शरणार्थी कैंप था। इसी कैंप में आखिरकार सोलोमन को उसकी पत्नी और बेटी मिल जाती है। इतने लंबे समय बाद अपने परिवार को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी पत्नी उसे कसकर गले लगा लेती है। कुछ देर के लिए ऐसा लगता है जैसे सारी तकलीफ खत्म हो गई हो, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। थोड़ी देर बाद सोलोमन को पता चलता है कि उसका बेटा वहां नहीं है। उसकी पत्नी कांपती आवाज में बताती है कि विद्रोही उसके बेटे को जबरदस्ती अपने साथ ले गए थे। ये सुनते ही सोलोमन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे अच्छी तरह पता था कि विद्रोही बच्चों का ब्रेन वॉश करते हैं, उन्हें बंदूक चलाना सिखाते हैं, निर्दयी लड़ाका बनाते हैं और आखिर में उन बच्चों को युद्ध में मरने के लिए छोड़ देते हैं। अपने बेटे की यह हालत सोचकर सोलोमन अंदर से टूट जाता है, लेकिन उसी पल वह फैसला कर लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह अपने बेटे को वापस लेकर आएगा। दूसरी तरफ लिटिल ली भी यही चाहता था कि सोलोमन वापस उस खदान तक जाए, क्योंकि वहीं कहीं वह अनमोल गुलाबी हीरा छिपा हुआ था। इसके बाद सोलोमन, लिटिल ली और वह महिला पत्रकारों का भेष बनाकर युद्ध वाले इलाके की तरफ निकल पड़ते हैं। उनका मकसद था उस खदान तक पहुंचना जहां सोलोमन ने गुलाबी हीरा छिपाया था। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। चारों तरफ विद्रोहियों का कब्जा था और हर मोड़ पर मौत छिपी बैठी थी। वे लोग अभी ज्यादा दूर भी नहीं पहुंचे थे कि अचानक जंगल के बीच से विद्रोहियों ने उन पर हमला कर दिया। अगले ही पल गोलियों की तेज आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी। कार चला रहा ड्राइवर कुछ समझ पाता, उससे पहले ही गोली लगने से वहीं मर जाता है। हालात बेकाबू होते देख लिटिल ली तुरंत आगे बढ़ता है। वह मरे हुए ड्राइवर को सीट से हटाता है और खुद गाड़ी संभाल लेता है। बिना एक सेकंड गंवाए वह तेजी से गाड़ी घुमाता है और पूरी रफ्तार से वहां से निकलने लगता है। विद्रोही लगातार उनकी गाड़ी पर गोलियां बरसाते रहते हैं। कई गोलियां गाड़ी के बेहद करीब से गुजरती हैं, लेकिन ली किसी तरह गाड़ी को संभाले रखता है। पीछा काफी देर तक चलता है, मगर आखिरकार वे लोग मौत के मुंह से बचकर वहां से निकलने में सफल हो जाते हैं। अगले दिन लिटिल ली सोलोमन और पत्रकार को एक सैन्य कैंप में ले जाता है। ये वही जगह थी जहां ली पहले हीरों का अवैध व्यापार किया करता था। वहां उसकी मुलाकात श्याम शाह नाम के खतरनाक आदमी से होती है। श्याम शाह सीधे ली से कहता है, मुझे उस गुलाबी हीरे तक ले चलो। लेकिन ली अच्छी तरह जानता था कि अगर हीरा श्याम शाह के हाथ लग गया तो उसे एक पैसा भी नहीं मिलेगा, बल्कि काम खत्म होते ही शायद उसे मरवा भी दिया जाएगा। इसलिए वह चुपचाप अपना अलग खेल खेलने का फैसला करता है। वह सोलोमन के साथ मिलकर गुप्त तरीके से काम करने लगता है। इसके बाद वह महिला पत्रकार को अलविदा कहता है। दोनों के बीच छोटी सी भावुक विदाई होती है और फिर पत्रकार वहां से चली जाती है। अब ली और सोलोमन अकेले उस इलाके की तरफ बढ़ते हैं जहां खदान मौजूद थी। रास्ता बेहद खतरनाक था, इसलिए दोनों पूरा दिन और पूरी रात जंगलों में छिपकर बिताते हैं। आखिरकार वे उस जगह तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां का नजारा देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। पूरे इलाके में छोटे छोटे बच्चे बंदूकें लिए पहरा दे रहे थे। विद्रोहियों ने उनका पूरी तरह ब्रेन वॉश कर दिया था। उनकी आंखों में बचपन नहीं, सिर्फ हिंसा दिखाई दे रही थी। वहीं विद्रोहियों का खतरनाक लीडर भी मौजूद था। अब अंदर जाकर हीरा निकालना लगभग नामुमकिन लग रहा था। तभी कुछ देर सोचने के बाद लिटिल ली के दिमाग में एक खतरनाक योजना आती है। वह वायरलेस फोन निकालता है और श्याम शाह को कॉल करके कहता है कि पूरे इलाके पर हवाई हमला करवाया जाए। लेकिन यह सुनते ही सोलोमन भड़क उठता है। उसे पूरा विश्वास था कि उसका बेटा भी उसी कैंप में मौजूद है। अगर बम गिराए गए तो उसका बेटा भी मारा जा सकता था, मगर ली को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए उस वक्त सबसे जरूरी चीज सिर्फ वह गुलाबी हीरा था। शाम होते ही सोलोमन मजदूर गुलाम का भेष बनाकर अकेले कैंप के अंदर घुस जाता है। वहीं अचानक उसकी नजर अपने बेटे पर पड़ती है। इतने समय बाद अपने बेटे को देखकर उसकी आंखें भर आती हैं। वह धीरे धीरे उसके पास जाता है और उसे अपने साथ चलने के लिए समझाने लगता है, लेकिन उसका बेटा अब पहले जैसा नहीं रहा था। विद्रोहियों ने उसका पूरी तरह ब्रेन वॉश कर दिया था। उसका दिमाग बदल चुका था और वह अपने ही पिता को दुश्मन समझने लगा था। उल्टा वह जोर से विद्रोहियों को बुला देता है। अगले ही पल सोलोमन पकड़ लिया जाता है। विद्रोही बेहद गुस्से में थे। अगले दिन वे सोलोमन के बेटे की जान को खतरे में डालकर उससे हीरे का ठिकाना पूछने लगते हैं। उधर दूसरी तरफ छिपा हुआ ली बहुत घबराया हुआ था। उसे डर था कि कहीं सोलोमन मजबूरी में हीरे का राज सबको ना बता दे। तभी अचानक आसमान में विमानों की आवाज गूंजने लगती है। अगले ही पल बम गिरने शुरू हो जाते हैं। पूरा इलाका धमाकों और चीखों से भर जाता है। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर सोलोमन अचानक विद्रोही लीडर पर टूट पड़ता है। वह उसे धक्का देकर पानी में गिरा देता है और फिर लोहे के भारी हथौड़े से मारकर खत्म कर देता है। दूसरी तरफ लिटिल ली भी
हथियार उठाकर लड़ाई में कूद पड़ता है। कुछ ही देर में कई विद्रोही मारे जाते हैं और बाकी काबू में आ जाते हैं, लेकिन तभी श्याम शाह वहां पहुंच जाता है। वह बंदूक तानकर ली से कहता है, हीरा मुझे दे दो वरना तुम सब यहीं मारे जाओगे। इसके बावजूद सोलोमन झुकने को तैयार नहीं होता। आखिरकार हालात इतने खराब हो जाते हैं कि अपनी जान और बेटे को बचाने के लिए ली मजबूरी में सोलोमन के बेटे को बचाता है और सोलोमन पर दबाव डालता है कि वह हीरे की जगह बताए। अब सोलोमन के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। आखिरकार मजबूर होकर वह हीरा निकालने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही सोलोमन उस जगह की मिट्टी खोदने लगता है, लेकिन तभी सोलोमन और लिटिल ली अचानक अपना खेल पलट देते हैं। मौका मिलते ही दोनों अचानक हमला कर देते हैं। अगले ही पल वहां गोलियों की भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। चारों तरफ चीख पुकार और गोलियों की आवाज गूंजने लगती है। श्याम शाह के आदमी लगातार उन पर गोलियां बरसाते हैं, लेकिन लिटिल ली भी पूरी ताकत से जवाब देता है। आखिरकार लंबी लड़ाई के बाद ली श्याम शाह को गोली मार देता है, लेकिन उसी दौरान ली को एहसास होता है कि उसे भी गोली लग चुकी है। उसके शरीर से लगातार खून बह रहा था, फिर भी उसे अपनी चोट की कोई परवाह नहीं थी। उसके दिमाग में उस वक्त सिर्फ वही गुलाबी हीरा घूम रहा था जिसके पीछे वह इतने समय से भाग रहा था। तभी अचानक सब कुछ बदल जाता है। जैसे ही सोलोमन जमीन से वह अनमोल हीरा निकालता है, उसका बेटा अचानक बंदूक उठाकर लिटिल ली पर तान देता है और गोली चला देता है। ली बाल बाल बचता है। सोलोमन तुरंत अपने बेटे को रोकता है। वह उसे पकड़कर समझाने लगता है कि वह उसका पिता है, दुश्मन नहीं। वह उसे उसके बचपन, उसके परिवार और उसकी माँ की याद दिलाता है। आखिरकार वह फिर से अपने पिता को पहचान लेता है, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। श्याम शाह के बाकी आदमी फिर से उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। इसलिए सोलोमन, उसका बेटा और लिटिल ली तुरंत जंगल की तरफ भागने लगते हैं। भागते समय ली बार बार सोलोमन से कहता है, हीरा मुझे दे दो, मेरे लिए वह किसी भी चीज से ज्यादा कीमती है। लेकिन कुछ दूर भागने के बाद गोली लगने की वजह से उसका शरीर जवाब देने लगता है। उसके कदम लड़खड़ाने लगते हैं और आखिरकार वह जमीन पर गिर पड़ता है। सोलोमन उसे मरने के लिए छोड़ना नहीं चाहता था। वह तुरंत ली को अपनी पीठ पर उठाकर दौड़ने लगता है, लेकिन ली का दर्द लगातार बढ़ता जा रहा था। उसकी सांसें टूटने लगी थी। आखिरकार सोलोमन समझ जाता है कि ली अब ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगा, इसलिए वह उसे धीरे से नीचे उतार देता है। तभी ली कांपते हाथों से अपनी जेब में हाथ डालता है और वही गुलाबी हीरा बाहर निकालता है जिसके लिए उसने पूरी जिंदगी लालच किया था। कुछ पल तक वह उस हीरे को देखता रहता है, फिर आखिरकार वह हीरा सोलोमन के हाथ में दे देता है। सोलोमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके जाने के बाद ली आखिरी बार महिला पत्रकार को फोन करता है और उसे सोलोमन के बारे में सब कुछ बता देता है। कुछ देर बाद अफ्रीका की उसी खून से सनी हीरों वाली जमीन पर लिटिल ली की मौत हो जाती है। कुछ समय बाद सोलोमन अपनी फैमिली के साथ लंदन पहुंचता है। वहां वह उसी महिला पत्रकार से मिलता है। उसकी मदद से वह एक बड़ी डायमंड कंपनी से संपर्क करता है। बातचीत के दौरान सोलोमन साफ कहता है, पहले मेरी फैमिली को सुरक्षित मेरे पास लाया जाए, उसके बाद ही मैं हीरे के बारे में बात करूंगा। डायमंड कंपनी उसकी शर्त मान लेती है। कुछ समय बाद उसकी पत्नी और बच्चों को सुरक्षित उसके पास पहुंचा दिया जाता है। उधर महिला पत्रकार ने इस पूरे सौदे, ब्लड डायमंड के कारोबार और इसके पीछे छिपी सच्चाई को रिकॉर्ड कर लिया था। बाद में वह इस सच को इंटरनेट और मीडिया के जरिए पूरी दुनिया के सामने ले आती है। तब लोगों को पहली बार पता चलता है कि चमकते हुए हीरों के पीछे कितने मासूम लोगों का खून, दर्द और तबाही छिपी होती है। ये कहानी एक सच्ची घटना से प्रेरित फिल्म पर आधारित है। तो दोस्तों, यहीं पर यह कहानी खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल SY रोमान को सब्सक्राइब जरूर करना।